पूता। हम्म। सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी वितान भाग 2 का दूसरा पार्ट जूझ शीर्षक पढ़ेंगे। यह उपन्यास डॉक्टर आनंद यादव द्वारा लिखा हुआ एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें कथानायक वह स्वयं है। इसका कारण यह है कि इस उपन्यास के इस अंश में उसने पात्र को आनंद नाम दिया है, जो कि खुद उनका नाम है, तथा दूसरी ओर यह उपन्यास वास्तविक जीवन पर आधारित है। इसलिए इस उपन्यास में लेखक ने मैं शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी जीवन गाथा का वर्णन किया है। जूझ उपन्यास में एक ऐसे किशोर अवस्था के बच्चे की कहानी है जो पाठशाला जाने के लिए एकदम आतुर रहता है, लेकिन उसके पिता उसे पाठशाला नहीं जाने देते हैं, उसकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं, घर बैठा करके खेती बाड़ी के काम में लगा देते हैं। जैसे ही वह दिवाली ख़त्म होती है, वैसे ही गन्ने के खेत में वो कोलू लगा देते हैं और गन्ने की पिराई कराने लगते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर हम सबसे पहले गन्ने की पिराई करा करके गुड़ को बाज़ार में बेच देंगे तो अच्छा दाम मिल जाएगा, नहीं तो अगर गुड़ की बहुतायत हो जाएगी तो उसके दाम में कमी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर बाज़ार में अधिक हो जाती है तो उसके दाम में गिरावट आ जाती है। बच्चा तो दिन रात पढ़ने के लिए छटपटाता रहता है, अंदर अंदर ही कूलता रहता है, लेकिन पिता से कहने की हिम्मत नहीं होती है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वह कहे कि मैं पढ़ने जाऊंगा। उसे डर लगता है कि हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए वह कह नहीं पाता है। और उसका ऐसा भी विश्वास है, सोचता रहता है कि बाबा के समय में समय कुछ और था, दादा के समय में कुछ और है, और मेरे समय में समय कुछ और रहेगा। अगर पढ़ लिख करके मैं नौकरी पा जाता तो 4 पैसे आने लगते। केवल खेती बाड़ी से ही काम नहीं चलेगा। ऐसा सोच करके वह पाठशाला जाने के लिए एकदम छटपटाता रहता है। एक दिन सब लोग बैठे रहते हैं। माँ उपले थापती रहती है। यह भी पानी देने का काम करता है जो बच्चा रहता है, और इसके मन में चलता रहता है कि आज मैं अपने पाठशाला जाने की बात अपनी माँ से कहूँ। हो सकता है माँ कोई समाधान निकाले, क्योंकि किसी भी बच्चे के जीवन में उसकी माँ ही सबसे बड़ी शुभचिंतक होती है। यह सोच करके वह अपनी माँ से कहता है, माँ, आप मेरे पाठशाला जाने की बात मुखिया से, जो गांव के मुखिया हैं, उनसे कहती तो हो सकता है वो दादाजी को समझाते। पहले के समय में गांव में मुखिया होते थे, सरपंच रहता था, जिसकी बात पूरे गांव के लोग मानते थे। ऐसे ही इनके गांव में ही था। बच्चे का नाम आनंद रहता है। बच्चे का नाम जो है लेखक ने अपने नाम पे ही दिया है। फिर माँ से बच्चा कहता है, माँ पहले सोचती है और फिर कहती है कि बाप तो बिल्कुल अत्याचारी है और पता नहीं मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा। फिर वो क्या करती है, बच्चे को ले करके मुखिया के घर जाती है और दीवाल की ओट से ही मुखिया से बात करती है, क्योंकि पहले की महिलाएं जो थीं
बिल्कुल सामने आकर के बात किसी से नहीं करती थी। पढ़ने लिखने की बात सुन कर के मुखिया भी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसे ही तुम्हारे पिता घर पर आएं उन्हें मेरे पास भेज देना और कह देना कि मुखिया जी बुलाए हैं। पिताजी घर आते हैं और माँ कहती है कि आपको मुखिया बुलाए हैं। पहले वह जाने से कतराते हैं और माँ से ही पूछते हैं कि किस लिए बुलाए हैं। माँ कहती है कि हमें नहीं पता, बस मैं भाजी देने गई थी तो इतना ही कहे हैं कि आए तो उनको भेज देना। और मुखिया जी ये भी कहे रहते हैं कि उनके आने के आधे घंटे बाद बच्चे को भी पीछे से भेज देना। माँ ऐसा ही करती है। जब मुखिया के घर गए पिता को आधे घंटे होता है तब वह बेटे को भेजती है भोजन करने के बहाने कि जाओ बुला लाओ कि भोजन कर लें। पिता को जाता है और पिताजी से घर आने के लिए आग्रह करता है। पिताजी कहते हैं किस लिए? कहता है कि सुबह से भोजन नहीं किए हैं, भोजन करने के लिए माँ बुलाई है। उसी समय मुखिया जी पूछते हैं कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो? बच्चा कहता है मेरी पढ़ाई छूट गई है, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। और इसी पर तब वो उसको छोड़ करके उसके पिता से पूछताछ करने लगते हैं कि क्यों पढ़ाई छुड़ा दिया, तू गांव का चक्कर काटता रहता है और बेटे की पढ़ाई छुड़ा दिया है। तब फिर उसको समझाते हैं। वो पिता जो है घर पे आते हैं और बच्चे से कहते हैं कि अगर तुमको ये मंजूर हो कि सुबह उठोगे और बस्ता लेकर के सीधे खेत में जाओगे, खेत का सारा काम निपटा करके तब तुम स्कूल जाओगे और 5 बजे आते ही बस्ता पटक करके सीधे खेत में आओगे, अगर ये मंजूर है तब तुम पाठशाला जाओ और नहीं तो नहीं जाना है। और ये भी कहते हैं कि अगर खेत में काम ज़्यादा हुआ तो तुमको गैर हाजिर होना पड़ेगा। बोलो अगर मंजूर है तब तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। आगे का जो अंश बचा हुआ है उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।